यह एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो कुंजियान रॉक से भी 10 गुना ज्यादा डरावनी है। कहा जाता है कि रिलीज होते ही इस फिल्म ने हजारों लोगों को इतना डरा दिया कि कुछ लोग डर के मारे बेहोश तक हो गए। एक दोस्ताना चेतावनी है, यह फिल्म शुरू से लेकर अंत तक बेहद डरावनी है। इसे अकेले देखने की बजाय दोस्तों के साथ देखना ज्यादा बेहतर होगा। कहा जाता है कि प्रकृति में एक अजीब सा नियम है, जब किसी इंसान के दिमाग की तरंगें 0.0 मेगाहर्ट्ज तक पहुंच जाती हैं, तो वह इंसान बुरी आत्माओं को आकर्षित कर लेता है। यह बात एक पैरानॉर्मल रिसर्च ग्रुप के कानों तक भी पहुंची। नया कंटेंट ढूंढने के लिए उन्होंने पास के एक बेहद डरावने गांव में जाने का फैसला किया। असल में 4 साल पहले इस गांव में एक खौफनाक घटना हुई थी। कहा जाता है कि एक मानसिक रूप से बीमार औरत ने गहरे गुस्से और नफरत के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो शव पूरी तरह सड़ चुका था, गर्दन शरीर से अलग हो चुकी थी और सिर्फ सिर रस्सी से झूल रहा था। उसकी हालत देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उस घटना के बाद से यह घर बार बार भूतिया घटनाओं का केंद्र बन गया। मजबूर होकर गांव वालों ने एक चुड़ैल को बुलाया ताकि वह पूजा पाठ करके बुरी आत्माओं को भगा सके। सभी लोग एक लाइन में खड़े होकर मन से प्रार्थना करने लगे, लेकिन अचानक चुड़ैल ने अपना मंत्र पढ़ना रोक दिया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी और डर के मारे सन्न रह गई। उसने देखा कि पीछे का दरवाजा अपने आप खुल गया था। बुरी आत्मा को भगाने के लिए वह फिर भी हिम्मत जुटाकर कमरे के अंदर चली गई, लेकिन अगले ही पल दरवाजा जोर से बंद हो गया। गांव वाले डर के मारे चुप खड़े रहे। सबकी निगाहें उस दरवाजे पर टिकी थीं। उन्हें डर था कि कहीं अंदर से कुछ भयानक बाहर न आ जाए। तभी अंधेरे कमरे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। यह देखने के लिए कि चुड़ैल जिंदा है या नहीं, डरे सहमे गांव वालों ने दरवाजा खोला। शुरुआत में कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा तो देखा कि चुड़ैल का चेहरा बुरी तरह मुड़ा हुआ था। आंखें खून की तरह लाल थीं और वह छत की बल्ली से लटकी हुई थी। उस दिन के बाद यह घर पूरी तरह से मनहूस और मौत का घर बन गया। जो भी एक कदम अंदर रखता उसकी मौत अजीब हालात में हो जाती। इतना सब होने के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी थे जो सच जानने की जिद में वहां जाने से नहीं डरे। इसी वजह से पैरानॉर्मल टीम वहां जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर वे हंसी मजाक करते रहे, मानो इस जगह को उन्होंने गंभीरता से लिया ही नहीं। लेकिन टीम में शामिल शाओ मेई नाम की लड़की, जो एक भूत भगाने वाले परिवार से थी, उसका व्यवहार बाकी लोगों से अलग था। पहाड़ के नीचे एक दुकान पर सामान लेते समय सिर्फ शाओ मेई को ही एक छोटी लड़की दिखाई दी, जिसकी टांगों पर खून लगा हुआ था। दुकान के अंदर जाते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई। जब दुकानदार को पता चला कि ये लोग भूतिया घर जा रहे हैं, तो उसने उन्हें सख्त चेतावनी दी, लेकिन चाहे वह कितना भी समझाता रहा, किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही वे लोग वहां से गाड़ी लेकर निकले, शाओ मेई ने फिर से उसी छोटी लड़की को देखा। कुछ ही देर में वे लोग उस डरावने घर तक पहुंच गए। 4 साल बीत चुके थे और वह जगह अब एक उजड़ा हुआ खंडहर बन चुकी थी। लेकिन जो चीज नहीं बदली थी वह थी उस जगह में बसी हुई रूह तक को कंपा देने वाली बुरी ऊर्जा। घर के अंदर हर जगह धूल जमी हुई थी। घर की बनावट भी बहुत अजीब थी। रसोई का गड्ढा 2.5 मीटर से भी छोटा था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर कोई भयानक और गहरा गड्ढा छिपा हो। बाकी लोग कुछ महसूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन शाओ मेई को वहां पहुंचते ही बहुत बेचैनी होने लगी। उसने उस कमरे की तरफ देखा जहां उस पागल औरत ने फांसी लगाई थी। अगले ही पल शाओ मेई डर के मारे बुरी तरह कांपने लगी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत ही। थोड़ी देर बाद वह मन शांत करने के लिए पीछे के जंगल की ओर गई और अनजाने में एक रहस्यमयी तांत्रिक घेरे में फंस गई। अचानक चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। पूरा जंगल घूमता हुआ महसूस होने लगा और शाओ मेई के दिमाग में एक जोरदार चक्कर सी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अगले ही पल जमीन पर बेहोश होकर गिर जाएगी। जब शाओ मेई वापस लौटी तो वह जैसे पूरी तरह बदल चुकी थी। साथी लोग आंगन में बैठकर बारबेक्यू कर रहे थे, लेकिन वह दरवाजे के पास चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद सब लोग आपस में बात करने लगे कि आज रात आत्मा बुलाने की रस्म करेंगे। अगर भूत कैमरे में कैद हो गया तो उनका ग्रुप जरूर मशहूर हो जाएगा। लेकिन जब शाओ मेई ने यह सब सुना तो उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। अब उसे समझ आने लगा कि जंगल में उसके साथ जो हुआ था उसका मतलब क्या था। अगर वे लोग यहाँ और देर तक रुके तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ये सोचकर उसने सबको समझाया कि वे तुरंत यह जगह छोड़ दें, लेकिन द जुआंग ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि शाओ मेई बेकार की बातें कर रही है। इस तरह उसकी चेतावनी को सबने नजरअंदाज कर दिया। द जुआंग को यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यही लापरवाही उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। जल्द ही रात हो गई। उन्होंने आसपास कैमरे लगा दिए। यो रोंग के सिर पर दिमागी तरंग मापने वाली मशीन पहनाई गई। उसके ऊपर एक गुड़िया लटका दी गई। कच्चा जिगर तैयार किया गया।
फिर यो रोंग को उन दोनों चीजों के बीच लिटा दिया गया। उनका मानना था कि इससे बुरी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। इसके बाद उन्होंने उसके चारों ओर मोटा अनाज बिखेर दिया ताकि आत्मा भाग न सके। सब तैयार होने के बाद रस्म शुरू हुई। काफी देर तक कुछ भी नहीं हुआ। सबको लगा कि यह रस्म असफल हो गई है। अचानक यो रोंग जोर जोर से तड़पने लगा, लेकिन कुछ ही पलों में वह फिर से सामान्य हो गया। असल में यह सब उसकी एक शरारत थी। यह जानकर सबने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका यह मजाक बुरी आत्मा को पूरी तरह नाराज कर चुका है। आधी रात के समय दझुआंग नींद में ही उठकर आंगन में गया। अचानक उसे किसी पक्षी की आवाज सुनाई दी। पीछे से ठंडी हवा चलने लगी। उसने तुरंत टॉर्च जलाकर देखा तो उसे कुछ दूरी पर एक अजीब सा पक्षी दिखाई दिया। वह पक्षी आगे उड़ रहा था और दाझुआंग उसके पीछे भागता चला गया। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब चूल्हे वाले गड्ढे तक पहुंच गया। एक पल झपकते ही वह पक्षी गायब हो गया। दाझुआंग को थोड़ा अफसोस हुआ। उसने सोचा अगर वह उस पक्षी का वीडियो बना लेता तो वह भी मशहूर हो जाता। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी डरावना था। वापस आते ही उसने देखा कि यो रोंग की दिमागी तरंगें तेजी से गिर रही थीं। कुछ ही देर में वे 0.0 हर्ट्ज तक पहुंच गईं। ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने यो रोंग के शरीर पर कब्जा कर लिया हो। उसने अचानक आंखें खोल दी। वह बिना किसी भाव के दझुआंग के सामने खड़ा था, बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह। यह देखकर दझुआंग की आंखें डर से फैल गईं। वह यो रोंग को बचाने के लिए आगे बढ़ा। अचानक दझुआंग की नींद खुल गई। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन सपने में जो कुछ भी हुआ वह असलियत जैसा ही लग रहा था। कमरे का दरवाजा अब भी खुला हुआ था और यो रोंग गायब था। यह देखकर दाझुआंग ने तुरंत सबको बुलाया। सब मिलकर यो रोंग को ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद वे उसे रसोई में पा गए। आयरन पिलर ने समझा कि वह मजाक कर रहा है और उसे सोने जाने को कहा, लेकिन तभी यो रोंग धीरे धीरे कांपते हुए पीछे की ओर मुड़ा। एक तेज आवाज के साथ यो रोंग सीधे जमीन पर गिर पड़ा। वह पागल कुत्ते की तरह इधर उधर भागने लगा। अगले ही पल वह सिर के बल गड्ढे में कूद गया और पागलपन में अंदर की ओर रेंगने लगा। यह देखकर दोनों लोग दौड़कर आए और उन्होंने यो रोंग के पैरों को कसकर पकड़ लिया। वे पूरी ताकत से उसे बाहर खींचने लगे और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाल पाए। लेकिन जैसे ही वह बाहर आया वे दोनों डर के मारे सन्न रह गए। यो रोंग के चेहरे पर अजीब सी ढेर सारी बालें लिपटी हुई थीं। यह नजारा देखकर उनका सारा साहस खत्म हो गया। डर के मारे वे हिल तक नहीं पाए। उन्हें क्या पता था कि असल डरावनी घटना अब भी बाकी है। जैसे ही बुरी आत्मा यो रोंग को ले जाने वाली थी, सभी ने हिम्मत जुटाई और पत्थर उठाकर गड्ढे को तोड़ दिया। तभी जाकर यो रोंग की जान किसी तरह बच पाई। इसके बाद सब लोग उसी रात वहां से भागने की तैयारी करने लगे। लेकिन अचेत हालत में पड़ी शियाओ मेई ने किसी तरह ताकत जुटाकर उनसे कहा कि उस गुड़िया को पूरी तरह जला देना। उसने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो नतीजे बहुत भयानक होंगे। लेकिन हालत ये थी कि दोनों लड़कों को यो रोंग की देखभाल करनी थी और शियाओ मेई खुद बेहोश पड़ी थी। इसलिए यह काम दझुआंग को सौंप दिया गया। गुड़िया हाथ में लेते ही दझुआंग का गुस्सा बढ़ता गया। उसे अपनी अधूरी मोहब्बत और अभी अभी सबके आदेश याद आने लगे। गुस्से में आकर उसने लाइटर नीचे रख दिया और गुड़िया को सीधे गड्ढे में फेंक दिया। लेकिन उसका यही एक पल का फैसला सभी के लिए भयानक नतीजे लेकर आया। सबसे पहले जब शियाओ शुआई घर पर सो रहा था तो पास की अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। वह किसी डरावने सपने में फंस गया और बिस्तर पर तड़पने लगा। फिर वह अचानक जाग उठा और अगले ही पल उसने देखा उसका बड़ा भाई जो सालों पहले मर चुका था उसके सामने खड़ा था। भाई की आंखें काली थीं, चेहरे पर खून लगा हुआ था और वह उसकी गर्दन को कसकर दबोच रहा था। असल में यह एक डरावना सपना के अंदर सपना था। इसके बाद दझुआंग की बारी आई। उधर तेजू अपनी गर्लफ्रेंड के अस्पताल के कमरे से निकलते ही पर्दा बंद करता है और यो रोंग के शरीर को छूने लगता है। हद तो तब हो गई जब वह उसे चूमने तक पहुंच गया। लेकिन उसी पल उसके मुंह की बदबू यो रोंग के अंदर छिपी बुरी आत्मा तक पहुंच गई। बुरी आत्मा ने तुरंत बालों की लटें उगल दी और दाझुआंग के मुंह को कसकर जकड़ लिया। कुछ दिनों बाद यो रोंग को आखिरकार होश आ गया। यह खबर मिलते ही शियाओ मेई और शियाओ शुआई अस्पताल पहुंचे। चारों मिलकर बातें करने लगे। सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसी रात जब तेजू घर लौटने वाला था उसका व्यवहार अचानक बेकाबू हो गया और वह सीधे सड़क किनारे टकरा गया। इस सब के पीछे असली वजह यो रोंग ही था। जैसे ही रात होती बुरी आत्मा उसके शरीर पर काबू पा लेती और लोगों को नुकसान पहुंचाने लगती। वह धीरे धीरे शियाओ शुआई के पास पहुंचा और बचपन की बातें पहचाने हुए अंदाज में बताने लगा। फिर अचानक यो रोंग का चेहरा उसके मरे हुए भाई में बदल गया। इस पल पछतावा और अपराध बोध शियाओ शुआई के दिल पर छा गया। उसे लगा कि भाई की मौत का जिम्मेदार वही
है। वह सब खत्म करने के लिए फांसी लगाने का फैसला करता है, लेकिन सौभाग्य से पुरानी रिकॉर्डिंग देखते समय शियाओ मेई को कुछ गड़बड़ नजर आई। उसे समझ आ गया कि भूतिया घर से लौटने के बाद योरोंग पर लगातार बुरी आत्मा का साया था। वह तुरंत वहां पहुंची और समय रहते शियाओ शुआई की जान बचा ली। जब दोस्त एक एक करके अजीब हालात में मरने लगे, तभी सबको समझ आया कि शुरुआत में उन्हें शियाओ मेई की बात मान लेनी चाहिए थी। उन्हें उस भूतिया घर में कभी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं बदला जा सकता था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, फिर से उस भूतिया घर में लौटना और एक खास पूजा के जरिए बुरी आत्मा को हमेशा के लिए बंद करना। तभी उनकी जान बच सकती थी। इसीलिए शियाओ मेई ने खुद को खतरे में डालकर उस अनुष्ठान को करने का फैसला किया। इसके बाद वे मदद के लिए एक बुजुर्ग को बुलाते हैं। यह वही बुजुर्ग होती है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। असल में वह शाओ मेई की दादी होती हैं। पहले भी दादी की आत्मा ने ही शाओ मेई की रक्षा की थी, इसी वजह से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। अब जब उनकी पोती मुसीबत में थी, तो चाहे शाओ मेई उन्हें बुलाती या नहीं, दादी मदद के लिए जरूर आती। इसके बाद सभी लोग दोबारा उस मनहूस भूतिया घर में पहुंचते हैं और उसी जगह पर फिर से पूजा पाठ शुरू करते हैं। शाओ मेई मंत्र पढ़ना शुरू करती है, जिसके साथ ही पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगता है। तभी दादी की आत्मा शाओ मेई के शरीर में प्रवेश करती है और रस्म पूरी करने में उसकी मदद करती है। कुछ ही देर में कमरे से एक अजीब और डरावनी हंसी सुनाई देती है। यू लोंग की आंखें फिर से सफेद होने लगती हैं। यह देखकर शाओ मेई को गुस्सा आ जाता है। वह पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटी उठाकर भूत पर हमला करने लगती है और उसे गालियां देते हुए यू लोंग के शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे जैसे शाओ मेई जोर से वार करती है, यू लोंग का चेहरा और भी डरावना हो जाता है। वह कमरे में इधर उधर उड़ने लगती है। इसी दौरान वह गलती से पूजा के लिए रखे आग के पात्र से टकरा जाती है। उस आग के पात्र में वही गुड़िया रखी होती है जिसे द जुआंग ने पहले जलाया नहीं था। इसी टक्कर के साथ शाओ मेई को धीरे धीरे होश आने लगता है और यू लोंग के मुंह से काला पानी निकलता है। लेकिन तभी अचानक तेज ठंडी हवा चलती है और सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है। शाओ मेई सावधानी से टॉर्च उठाती है और यू लोंग को ढूंढने लगती है। वह आगे बढ़कर भूत को पकड़ने की कोशिश करती है और गुस्से में चिल्लाकर कहती है कि वह यू लोंग का शरीर छोड़ दे। लेकिन भूत शाओ मेई के गुस्से पर सिर्फ हंसता है और कुछ नहीं कहता। इधर जब कमरे में देर तक कोई आवाज नहीं आती, तो शाओ शुआई अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। अंदर का नजारा देखकर वह पूरी तरह सन्न रह जाता है। वह देखता है कि शाओ मेई उसके भाई का गला जोर से दबाए हुए है और उसका भाई मदद के लिए शाओ शुआई की ओर देख रहा है। अपने भाई की उस बेबस नजर को देखकर शाओ शुआई अपना होश खो बैठता है और शाओ मेई पर झपट पड़ता है। इसी झगड़े के दौरान भूत धीरे धीरे अपने असली रूप में आ जाता है। शाओ मेई की बातों और हिम्मत दिलाने से शाओ शुआई को थोड़ा होश आता है, लेकिन जब वह पीछे देखता है तो भूत यू लोंग का शरीर छोड़ चुका होता है। अब उनके सामने लाल आंखों वाला एक भयानक इंसानी सिर जैसा राक्षस खड़ा होता है। यू लोंग को होश आते ही वह इस डरावने दृश्य को देखकर कांप जाती है, लेकिन अब उनके पास एक ही रास्ता होता है, जितनी जल्दी हो सके वहां से भागना। जैसे ही शाओ शुआई एक कदम आगे बढ़ाता है, भूत उसे जबरदस्ती खींच लेता है। शाओ मेई उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। पूरी ताकत लगाकर वह दरवाजा खोलती है, लेकिन अंदर घुसते ही देखती है कि शाओ शुआई को भूत गड्ढे में घसीट चुका है। गड्ढे में गिरने से पहले शाओ शुआई को वही गुड़िया मिल जाती है। अपने दोस्त को बचाने के लिए शाओ मेई आखिरी ताकत जुटाकर लाइटर से उस गुड़िया को जला देती है। इस हादसे के बाद किस्मत से शाओ शुआई जिंदा बच जाता है। इसके बाद उन लोगों के साथ कोई अजीब घटना नहीं होती, लेकिन कुछ समय बाद जब शाओ मेई शाओ शुआई का कंप्यूटर देखती है, तो उसे एक बेहद डरावनी बात पता चलती है। असल में यह सब अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जब गुड़िया जल रही थी, उसी आखिरी पल में भूत शाओ मेई के शरीर में घुस चुका था। जैसे ही शाओ मेई यह बात समझती है, उसी समय उसके पीछे से एक हाथ उभरता है। सब कुछ अब भी वैसा नहीं है जैसा लगता है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।